हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुबोध विधवा। आज इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है फुल डिटेल सिंथेसिस का। अभी हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में लगातार मैराथन क्लास लिया था, जिसमें एक वीडियो में हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का डिटेल दिया था और एक वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने नरेशन का पूरा डिटेल दिया था। अब चूँकि इस समय मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, गले में खराश भी है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं एक सिंथेसिस पर कंप्लीट वीडियो दूँ। तो बच्चों, वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों, सिंथेसिस शुरू करते हैं। सिंथेसिस में आपने देखा कि हम लोगों को 3 प्रकार के सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस में बनाना पड़ता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है और 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। और ठीक उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को, जो ये सिंपल सेंटेंस है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुल मिलाकर 8 प्रकार से 8 नियमों का फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पहला आपका देखा आप, एक होता है पार्टिसिपल से भी यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जीरेंड का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो बच्चों, इस सिंपल सेंटेंस का पहले देखते हैं हम लोग पहला रूल, पार्टिसिपल किसे कहते हैं और पार्टिसिपल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बच्चों, बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। ये पहला रूल है सिंपल सेंटेंस का। पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार से बनाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचान सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचान सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचान सकते हैं। तो शुरू करते, पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आपने अक्सर देखे होंगे कि पार्टिसिपल में प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ये हम लोग पहचानते कैसे हैं। देखें, आपने देखे कि 2 सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक होता है, सब्जेक्ट एक होगा दोनों वाक्यों का, ठीक है, सब्जेक्ट एक होगा। दूसरी बात, इसमें क्या होगी, 2 कार्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब 2 सेंटेंस होंगे तो 2 कार्य भी होंगे, ठीक है, 2 कार्य होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि इसमें एक कार्य खत्म नहीं हो पाएगा, अर्थात 2 कार्य साथ साथ चलेंगे। एक तरह से क्या होगा, साथ साथ चलेंगे, एक कार्य खत्म नहीं हो पाएगा, तत्काल दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे आप समझें कि मैंने एक बिच्छू देखा, मैं भागा, यानी जैसे मैं बिच्छू देखूंगा तुरंत भागूंगा, यानी देखने का काम खत्म नहीं होगा और भागने का कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी कहूं कि मैंने एक सांप देखा, मैंने एक शेर देखा और मैं भागा, तो मैंने सांप देखा या शेर देखा, मैंने एक शेर देखा, मैं भागा, तो देखने का कार्य खत्म नहीं हो पाया और भागने का कार्य चालू हो गया, है ना। यानी 2 काम तो होंगे, लेकिन एक काम खत्म नहीं हो पाएगा, दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो कार्य पहले खत्म होता है, उसकी क्रिया में वर्ब में आप अगर आईएनजी लगा दें तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्लियर? 3 कंडीशन इस पर अप्लाई हो गई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। पहचान इसकी यह है कि इसमें दोनों सब्जेक्ट एक से होते हैं। अर्थ निकालने से हमें पता चलता है कि एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा कार्य शुरू हो गया। जैसे एग्जाम्पल है, आई सा अ टाइगर, फुल स्टॉप, आई रैन अवे। देखें इसमें, आई सा ए टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा, आई रैन अवे, मैं भागा।
अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने टाइगर देखा, जैसे ही टाइगर देखूंगा वैसे ही अंदर डर होगा, यानी भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन भागता भी जाऊंगा और देखता भी जाऊंगा कि कहीं मेरे पीछे तो नहीं लगा है। तो कहने का आशय, एक काम हुआ, उसने चीते को देखा और इधर हो गया भागने का, मैंने चीते को देखा और मेरा भागना शुरू हो गया। तो ये काम पहले ख़त्म हुआ। तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म सीइंग में लगाएंगे आप आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। सीइंग अ टाइगर कॉमा आई रैन अवे, दूसरा सेंटेंस इसमें ज्यों का त्यों लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखें 3 कंडीशन बताई थी। अब इसमें अगर जब आप अर्थ निकालोगे, क्या निकालोगे? अर्थ। तो इस आईएनजी का अर्थ निकलेगा आपका कर, करके, या हुआ, हुई, हुए। ठीक है, क्या हुआ? कर या करके, हुआ, हुई, हुए। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी क्या हुई? सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे, यानी टाइगर को देखकर मैं भागा। ठीक है, क्योंकि कोई हम जब चीज़, कोई खतरनाक चीज़ देखते हैं, कोई काम ऐसा होता है कि वो काम ख़त्म नहीं हो पाता और दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। ठीक है, करेक्ट। जैसे मैं बाज़ार गया, मैंने सब्जी खरीदी, तो मैं बाज़ार में ही हूँ, अभी बाज़ार से वापस नहीं आया हूँ, यानी मेरा बाज़ार जाने का काम ख़त्म नहीं। मैं बाग में गया, मैंने फूल तोड़े, मैं बाग के अंदर ही हूँ और मेरा फूल तोड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका? ये आपका क्लियर ये हुआ कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगा होगा कहीं भी, ठीक है, लेकिन वो मेन वर्ब में ना पार्टिसिपल हो, तब उसका अर्थ आपका हमेशा कर या करके, हुआ, हुई, हुए निकलेगा। जैसा कि इसमें हमने आई सॉ ए टाइगर आई रैन अवे का बनाया। पहले काम हुआ शेर का देखना, दूसरा काम हुआ भागना। तो जो पहला काम हुआ उसी की वर्ब में हमने आईएनजी लगाया और दूसरा सेंटेंस जो का तो लिख दिया। तो इसका अर्थ निकला सीइंग ए टाइगर, यानी टाइगर को देख करके आई रैन अवे में भागा। करेक्ट। अब आप कहोगे सर इसमें आपने इस वाले सब्जेक्ट को नहीं लगाया। तो भाई साहब आप जानते हो कि जब भाई सब्जेक्ट तो एक ही है ना, 2 बार सब्जेक्ट लगाएंगे तो सादा थोड़ा और फील होगा। दूसरी बात, हमें जब भी यहाँ सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तभी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये मानिए कि ये आपका सब्जेक्ट हमने क्यों नहीं लगाया? सब्जेक्ट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट दोनों एक है। ठीक है, अब बात ये आती है परफेक्ट पार्टिसिपल की। ये पढ़ा हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की क्या कंडीशन है ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखेंगे हम लोग परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी सब्जेक्ट एक होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी 2 कार्य होते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ नहीं होते हैं। 2 कार्य होते हैं। क्या होते हैं? 2 कार्य होते हैं। अंतर क्या है? हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया कि 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, यानी एक कार्य खत्म नहीं होता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में भी सब्जेक्ट एक होगा, दोनों सेंटेंसेस का 2 कार्य होंगे, लेकिन अंतर यह है कि एक कार्य जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कपड़े उतार कर मैंने नहाया, तो जब मैं पूरे कपड़े उतार लूँगा तभी नहाऊंगा, यानी कपड़े उतारने का काम मेरा जब खत्म हो जाएगा तभी मेरा काम नहाने का शुरू होगा, है ना। खाना खाकर मैं बाज़ार गया, तो जब मैं खाना पूरा खा लूँगा इसके बाद मैं बाज़ार जाना शुरू करूँगा। खाते खाते तो बाज़ार चला नहीं जाऊँगा मैं। बात समझ में आ गया? दोनों कार्य साथ तो होंगे नहीं। खाना जब खा लूँगा तब बाज़ार जाऊँगा। बिल्कुल सही बात है ना, है ना। होमवर्क ख़त्म करके मैं सो गया, तो होमवर्क ख़त्म करते करते तो सो नहीं जाऊँगा, होमवर्क पूरा ख़त्म कर लूँगा तब मैं सोऊंगा। इससे ये सिद्ध होता है कि एक कार्य जब पूर्ण रूप से ख़त्म समाप्त हो जाएगा मित्रों, तभी हमारा दूसरा कार्य शुरू होगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आपको चूँकि क्या दर्शाना है कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब जा कर के आपका दूसरा कार्य शुरू होगा।
जैसे मैंने लिखा कि ही एट फूड, उसने भोजन लिया, खाया, ठीक है। ही वेंट टू प्लेग्राउंड, ठीक, उसने खाना खा लिया, वह प्लेग्राउंड चला गया। अब देखिए दोनों सब्जेक्ट एक से हैं, दोनों में ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों सब्जेक्ट एक से होते हैं, परफेक्ट में भी एक से होते हैं, करेक्ट। दो कार हैं, उसने खाना खाया, वह प्लेग्राउंड चला गया। दो कार प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होते थे और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हो रहे हैं। अंतर क्या है फिर? अंतर यह है कि इसमें प्रेजेंट में क्या था, एक काम खत्म नहीं होता था दूसरा शुरू हो जाता था, लेकिन परफेक्ट में क्या है, एक काम पूरा खत्म हो जाएगा तब दूसरा कार्य शुरू होगा। कहने का आशय इसमें टाइम गैप होगा, दोनों कार्यों में टाइम का गैप होगा, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बनाते थे, उसकी वर्ब में आईएनजी लगा देते थे, जो काम पहले खत्म होता था। इसमें आपको लगाना है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका भी अर्थ वही निकलना है, क्या? कर या करने के बाद, कर करके या करने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि ये हैविंग थर्ड लगा दिया हमने, लेकिन यदि सेंटेंस पैसिव वाइज में है तो आपको हैविंग बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, करेक्ट। अब देखें आप इस एग्जाम्पल में, इसका हमने देखा सब्जेक्ट एक सा है। अब दोनों के हमें कार से ही पता चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसने खाना खाया, वह प्लेग्राउंड चला गया, तो उसने खाना खा लिया, यानी खाना खाने का काम खत्म हो गया होगा, इसी के बाद प्लेग्राउंड जाएगा। खाना खाते खाते प्लेग्राउंड ही कैन नॉट गो टू, करेक्ट। अच्छा, चलिए हमने देखा ये है। अब देखें कौन काम पहले हुआ, उसने खाना खाया पहले, बाद में प्लेग्राउंड गया, तो जो काम पहले खत्म हुआ उसी में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दें। अब दोनों सब्जेक्ट एक से होने के नाते हम इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बनाया हैविंग ईटन फूड, हो गया हैविंग ईटन फूड। हिंदी अर्थ क्या निकलना है? कर या करके, ठीक है। खाना खाकर या खाना खा कर के। दूसरा सेंटेंस जो कहता हूं, ही वेंट टू प्ले ग्राउंड। दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो काम होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो काम होते हैं, और दोनों कामों में अंतर यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम खत्म नहीं हो पाता है, दूसरा कार्य शुरू होता है, इसलिए आईएनजी लगा के बना देते हैं जो काम पहले खत्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरा खत्म हो जाता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। एक कार्य बिल्कुल पूर्ण खत्म हो जाएगा, टाइम गैप बीच में होगा और दूसरा कार्य बाद में शुरू होगा, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल को आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। इफ़ द सेंटेंस इज इन पैसिव वाइज यू विल यूज हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल मित्रों आपने देखा होगा, पास्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हो कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ना। पास्ट पार्टिसिपल में आपने देखा होगा कि जो पास्ट पार्टिसिपल है बच्चों, ये थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। किससे? थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, और ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करेगी। किसका काम करेगी? विशेषण का काम करेगी। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है, करेक्ट। जैसे देखें, मैंने लिखा आई फाउंड आई फाउंड ए कैट, ठीक है। शी वॉज वाउंडेड, ठीक है।
आई फाउंड ए कैट, सी वॉज बाउंडेड। ठीक, मैंने एक बिल्ली पाई, सी वॉज बाउंडेड, वो बाउंडेड मीन्स घायल थी। तो मैंने कैसी बिल्ली पाई? बाउंडेड, घायल। ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म जब कैट के पहले आएगी तो ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी। क्या बनेगा? आई फाउंड अ बाउंडेड कैट, बाउंडेड कैट। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरे एग्जाम्पल में एक और देख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत करता है। ही सा ए मैन, ठीक है, ही सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ठीक है, ही वॉज रिटायर्ड, मैंने एक आदमी देखा, वो रिटायर्ड था, किसी जॉब से ही होगा। अब आदमी नहीं कहना है तो यहाँ पर टीचर कह दो कि ही सा ए टीचर, ही वॉज रिटायर्ड। ठीक है, चलिए आपको टीचर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, टीचर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, ही सा ए टीचर, उसने एक अध्यापक देखा, ही वॉज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड था। कैसा था? रिटायर्ड। तो आपने देखा यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे इसका अर्थ निकलेगा हुआ हुई हुए। क्या निकलेगा? हुआ हुई हुए। ही सा ए टीचर, उसने एक टीचर देखा। कैसा था बेटा वो टीचर? ही वॉज रिटायर्ड, वो रिटायर्ड था। तो हमें क्या करना है? ये टीचर का रिलेशन किससे? रिटायर्ड से है, यानी ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका जैसे आप कहेंगे आपने टीचर देखा, कैसा टीचर देखा? रिटायर्ड। आप जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा कि उसने एक रिटायर्ड टीचर देखा। ठीक है, ही सा अ रिटायर्ड टीचर। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? यहाँ पर जो ये थर्ड फॉर्म आई, ये किसका काम की? एडजेक्टिव का काम करी। जब एडजेक्टिव का इसने काम करा और आपने देखा कि इसकी हिंदी क्या निकली? रिटायर्ड की, हुआ हुई हुए निकला, अवकाश प्राप्त, है ना। रिटायर हुआ टीचर को, सा मीन्स देखा। ये हुआ बच्चों आपका पार्टिसिपल। क्या हुआ? पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। ठीक है, और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल दिया है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। अगर सेंटेंस पैसिवाइज में तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। ठीक है, तीनों का अर्थ भी अलग अलग निकलता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का कार्य करके अर्थ निकलता है। केवल उसके काम से पता चलता है कि अगर ये काम ख़त्म हो गया तो वो परफेक्ट है, और एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब बारी आती है जीरंड की। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जीरंड से मिलाकर भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपल के बाद किसकी बारी आती है बच्चों? जीरंड की। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जीरंड। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे नंबर की। अभी हमने देखा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाया। अब हमें बनाना है जीरंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो बच्चों जीरंड हमेशा वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है, जिसका अर्थ नान इन्हें निकलता है। ठीक है, और हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि जीरंड के पहले हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपके सामने दो वाक्य दिए हैं कि ही सा हिज फ्रेंड, ही बिकेम ग्लैड, उसने अपने मित्र को देखा, वह खुश हो गया। तो जो काम पहले ख़त्म हुआ उसी को ही मोस्टली हम लोग चेंज करते हैं। तो उसने अपने मित्र को देखा, आईएनजी से बनना है तो 100 का हो जाएगा, सी में आप आईएनजी लगाएंगे, सीइंग हिज फ्रेंड, सीइंग हिज फ्रेंड कॉमा ही बिकेम ग्लैड। अब आप कहें कि ये तो हमने ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाया था, लेकिन हाँ अगर आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाएगा। इसलिए आपको इसके अर्थ के अनुसार हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विथ मीन्स से, साथ, ऑन मीन्स पर, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, इस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा।
आप इसका अर्थ निकालेंगे जैसे ही सीइंग हिज फ्रेंड, अपने मित्र को देखने पर, देख कर नहीं, नानी ने अर्थ आना है, अपने मित्र को देखने पर अपने आप आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लगा देंगे ऑन, तो हो जाएगा ऑन सीइंग हिज फ्रेंड ही बिकेम ग्लैड। तो ये आपका जीरंड कहलाएगा। अगर आप इस प्रीपोजिशन को नहीं लगाएंगे तो आएगा अर्थ कर या करके, अपने मित्र को देखकर वह खुश हो गया। जैसे ही कर या करके आएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन जैसे ही देखने पर, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि हमें पर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो देखने पर ही अर्थ आएगा। करेक्ट? तो ये आपका कहलाएगा जीरंड। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग जीरंड से बनाते हैं। अब बारी आती है तीसरे की, इन्फिनिटिव। बच्चों, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम लोग कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चों, इन्फिनिटिव को देखें, इन्फिनिटिव हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके बनाया जाता है। करेक्ट? जब जैसे आप दो सेंटेंस दिए होंगे और उस एक सेंटेंस की क्रिया के पहले टू लगा करके जैसे ही दूसरे सेंटेंस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो उस वर्ब का अर्थ नानी ने निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये टू किस में लगाएंगे, कौन सी क्रिया में लगाएंगे? क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब, दो सेंटेंस होंगे तो दो फाइनाइट वर्ब होंगे। टू कहाँ लगाएंगे? जिस सेंटेंस में रिजल्ट दिया होगा, परिणाम दिया होगा, ठीक है, उसी सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब के पहले टू लगा करके आप इस सेंटेंस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि ही टुक ए बुक फुल स्टॉप, ही वांटेड टू स्टडी। लीजिए, उसने एक किताब ली, ही वांटेड टू स्टडी, वह स्टडी करना चाहता था। उसने किताब ली, क्यों, किस लिए ली भाई? कोई कारण तो होगा, काहे के लिए ली? तो कारण आ गया, यानी कारण और परिणाम, रिजल्ट। अगर उसने किताब ले ली तो काहे के लिए ले ली? रिजल्ट क्या निकलेगा उसका? अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो ही टुक, अब देखिएगा आप, ही टुक अ बुक, इसका मतलब है ये सेंटेंस ज्यों का तो रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम इसमें है। किताब लेने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य या परिणाम। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या है? पढ़ना। उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो ही टुक ए बुक, ये जो पढ़ना आ गया, काहे के लिए ली? पढ़ने के लिए। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में जो आएगा वो जोड़ देंगे। स्टडी यानी टू स्टडी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें तो टू पहले से लगा, दूसरा टू लगाएंगे क्या? तो नहीं लगाएंगे, टू तो एक ही बार लगेगा ना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डबल वर्ब दे दी है। ठीक है, तो सिंगल वर्ब जो लास्ट की वर्ब होगी उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। अब बात करते हैं बच्चों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है बेटा, नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता, एब्सोल्यूट का मतलब स्वतंत्र, यानी ऐसा स्वतंत्र कर्ता, यानी जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे तो इसमें आपका एक स्वतंत्र कर्ता दिया होगा। स्वतंत्र कर्ता का मतलब है, यानी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, यह आपका जो पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और न कर्म होता है। कुल मिलाकर जब दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे तो उसमें आपका कॉजल रिलेशन दिया होगा, कारण और परिणाम का संबंध होगा। क्या होगा? कारण और परिणाम का संबंध होगा। ठीक है, इसलिए आपका जो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा ये हमेशा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाना पड़ेगा बच्चों। और इसमें हमेशा ये बात ध्यान रखें कि जैसे ही आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है, तो अक्सर देखा होगा आपने कि आपको अगर जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया था कि अगर आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो उसमें बीन लगा देते हैं, यानी हैविंग थर्ड तो लगाएंगे, और अगर आपका पैसिव वॉइस में होगा तो आपको हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। करेक्ट? जैसे द सन सेट, ठीक, सूर्य अस्त हो गया,
जब अस्त होगा तो क्या होगा? द सन सेट, द बर्ड्स केम इनटू देयर नेस्ट। सूर्य उदय हुआ, चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में आ गई। इसकी एक खास पहचान ये है कि इसके सब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट इनके दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अलग अलग होंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है, और हैविंग लगा देते हैं, हैविंग प्लस थर्ड। जैसे द सन सेट, द सन हैविंग सेट, क्या लगाना है? हैविंग प्लस थर्ड, द सन हैविंग सेट, कॉमा, द बर्ड्स केम इनटू देयर नेस्ट, ठीक। अब आपने देखा कि हमने हैविंग थर्ड से बना दिया, लेकिन ये एक चीज़ और होती है इसमें, आप बीइंग से भी बना सकते हैं। किससे? बीइंग से बनाएंगे। बीइंग से किसको बनाएंगे? जब कोई बी फॉर्म दी होगी तब आप बीइंग लगाएंगे, ठीक है। अगर बी फॉर्म नहीं दी है तो हैविंग लगाएंगे, और अगर आपकी बी फॉर्म दी है तो बीइंग लगा करके बनाएंगे। जैसे हमने कहा कि द गेम वाज ओवर, ठीक है, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड, ठीक। द प्ले वाज ओवर, द गेम वाज ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। इसमें भी देखिए द गेम सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं। इसकी पहली पहचान है, कर्ता अलग अलग होंगे। क्या होंगे? कर्ता अलग अलग होंगे, ठीक है। अब अगर इसमें ये वर्ब दी होती तो हम हैविंग लगा के बनाते। अब इसमें क्या आ गया? वाज, द गेम वाज ओवर। बीइंग बी फॉर्म दी है तो हमने सीधे लगा दिया द गेम बीइंग ओवर। क्या लगा दिया? द गेम बीइंग ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बनाते हैं, ठीक है। अगला आया आपका एडजेक्टिव का प्रयोग करके। हमें जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो अगला है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। अब देखें आप कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग कैसे बनाते हैं। एडजेक्टिव तो आप जानते हो कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले प्रयोग करके होता है। काय का प्रयोग करके? एडजेक्टिव का प्रयोग। दो सेंटेंस होंगे, आपको पता है। उन दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया होगा, दूसरे में वो उसकी जो जिसकी विशेषता बता रहा वो नाउन होगा, है ना। जैसे सीधा सिंपल होता है, आप जैसी दो सेंटेंस दिए होंगे उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आई मेट ए लेडी, आई मेट अ लेडी, शी वॉज ब्लाइंड, ठीक। आई मेट अ लेडी, शी वॉज ब्लाइंड। मैं एक लेडी से मिला, वो अंधी थी। अब देखिएगा, मैं एक लेडी से मिला, कैसी लेडी से मिला? शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी। ये है इसका एडजेक्टिव। हमने क्या बताया था? यानी एक सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव दिया होगा तो दूसरे सेंटेंस में उसका नाउन दिया होगा जिसकी वो विशेषता बता रहा होगा। आपको पता है कि जिस नाउन की जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा उस एडजेक्टिव को हमेशा उस नाउन से पहले लिखते हैं। लेडी की विशेषता है तो लेडी के पहले ब्लाइंड को लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव को नाउन के पहले लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? आई मेट, मैं मिला कैसी लेडी से? ब्लाइंड। आई मेट अ ब्लाइंड लेडी, यही बनेगा। आई मेट ए लेडी, मैं एक लेडी से मिला, शी वॉज ब्लाइंड, वो कैसी थी? अंधी थी। तो मैं एक लेडी से मिला, वो अंधी थी। मैं कैसी लेडी से मिला? मैं एक अंधी लेडी से मिला, यानी ब्लाइंड जो विशेषता है वो लेडी की है, तो आई मेट अ ब्लाइंड लेडी। अब अगला नंबर आता है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का। हम लोगों ने अभी एडजेक्टिव देखा। हमने एडजेक्टिव में देखा कि एक सेंटेंस में वो हमने पाया एक ऐसा नाउन दिया है
जिसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में दी है, तो हमने उस एडजेक्टिव को नाउन के साथ मिला करके लिख दिया। ठीक है, अभी तक हमने पार्टिसिपल पढ़ लिया, जीरेंड पढ़ा, इन्फिनेटिव पढ़ा, नॉमिनेटिव पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा। अब है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग। ठीक है, इसका मतलब है बेटा कि नाउन के साथ फ्रेज, अपोजिशन मीन्स अगल बगल। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि दो वाक्यों में, वाक्यों के अंदर कोई ऐसे दो नाउन दिए होंगे जो किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु से संबंध रखते होंगे, जो किसी एक, यानी दो नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताएंगे, आपको स्थान के विषय में बताएंगे। जैसे देखिए, मैंने लिखा कि राम was the son of Dasarath. He killed रावण। ये दिया। अब देखिए यहां पर राम कह दूं चाहे द सन ऑफ दशरथ कह दूं, दोनों में से मैं जिसको चाहूं मैं वो कह दूं, चाहे राम कह दूं चाहे द सन ऑफ दशरथ कह दूं। ठीक है, लेकिन एक ही व्यक्ति से संबंध है इनका। दो नाउन अलग अलग हैं, ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, लेकिन एक ही व्यक्ति से संबंध है। वो कौन है? राम से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि राम, भाई आप और आसानी से समझना चाहें तो आप ये समझ लें कि कोई ऐसा नाउन दिया होगा जिसकी उससे संबंधित व्याख्या दूसरे नाउन या नाउन फ्रेज में होगी, दूसरे सेंटेंस में होगी। ठीक है, तो आप कह दें राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ, एक ही बात है। चाहे राम कह दें चाहे क्या कह दें, सन ऑफ दशरथ कॉमा किल्ड रावण, किल्ड रावण। देख लिया आपने, राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण। राम दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। लेकिन आपने देखा रावण को किसने मारा? राम ने। कहीं ना कहीं से रिलेशन तो है ही है, लेकिन उतने दूर की बात मत जाने दो। राम कह दो चाहे द सन ऑफ दशरथ कह दो, क्योंकि रावण को मारने वाले राम ही थे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई ऐसे दो नाउन दिए होंगे जो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। अगला देखें एडवर्ब का प्रयोग। बच्चों, एडवर्ब हमेशा एलवाई लगा करके आप जानते हो बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं, सभी एडवर्ब पढ़े होंगे आपने, जिसमें एलवाई से नहीं सीधे सीधे भी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको जो एडवर्ब है, एडवर्ब एलवाई लगा करके ही आप बनाते हो मोस्टली। ठीक है, लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो बगैर एलवाई के भी सीधे सीधे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें ध्यान देना है कि एडवर्ब में, जैसे उन्होंने कहा आई शैल गो देयर, फुल स्टॉप, इट इज सर्टेन। ठीक, मैं वहां जाऊंगा, इट इज सर्टेन, निश्चित है, तो मैं वहां निश्चित रूप से जाऊंगा। ठीक है, इसमें तो किसी में एलवाई लगा के बनेगा नहीं। आपने देखा सर्टेन लिखा तो इसको सर्टेनली कर सकते हैं, यानी आप ऐसे बना सकते हो कि आई शैल गो देयर, सर्टेन में क्या हो जाएगा? सर्टेनली हो गया ना, आई शैल गो देयर सर्टेनली। तो एडवर्ब बनाना थोड़ा आसान भी है कि आप सीधे जगह इस्तेमाल करके इसको इसमें लगा सकते हो। ठीक है, अब आता है अगला कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। बच्चों, इसमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो अगर दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो एंड का प्रयोग तो पहुंच जाएगा उधर कंपाउंड में। ठीक है, लेकिन हमें सिंपल सेंटेंस में तो हमें इसमें किसी दो नाउन या फ्रेज को ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड से जब भी जोड़ेंगे, जैसे उन्होंने कहा कंजक्शन एंड का है। ठीक है, सीधा सीधा है, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके इसमें क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा
कि आई बॉट ए कार, फुल स्टॉप, आई बॉट अ बाइक ऑल्सो। आपने ये कर दिया, कार खरीदी, बाइक भी खरीदी। तो ऐसे जब आप दो नाउन को जोड़ोगे तो सीधे सीधे एंड से इसको आप बना सकते हो कि आई बॉट अ कार एंड ए बाइक ऑल्सो। ठीक है, इस प्रकार से आप एंड को सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये हम लोग ये थे हमारे क्या, सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। यानी जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो हमें इतने नियमों का प्रयोग करना पड़ता है जो हम लोगों ने अभी पढ़े। पहला पार्टिसिपल पढ़ा, जीरेंड पढ़ा, इन्फिनेटिव पढ़ा का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अ पोजीशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, ठीक है, और कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। चलिए अब देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, ये देखना है। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें चूंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन तरह से तैयार करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला होता है आपका नाउन क्लॉज, और ये आपको मालूम है कि नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है सेंटेंस में। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ये पहले हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। अब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये आपने यहाँ पे देखा कि तीन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नाउन क्लॉज हम लोग कैसे बनाते हैं बेटा, नाउन क्लॉज में क्या है कि हम ऐसे वर्ड से शुरू करते हैं जिसका हिंदी अर्थ का से शुरू होता है। का, जैसे देखिए आप जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे नाउन क्लॉज के थ्रू, और आपको पता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले होता है। यानी जिन सेंटेंसेस का भी आप नाउन क्लॉज बनाओगे या एडजेक्टिव क्लॉज बनाओगे या आपका एडवर्ब क्लॉज बनाओगे तो इस क्लॉज के पहले ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे नाउन क्लॉज में मैंने कहा ऐसे वर्ड से शुरू करते हैं जिसका हिंदी अर्थ का से शुरू हो। दैट मीन्स की, जैसे बोले मैं जानता हूँ कि वह बीमार है, तो मैं जानता हूँ ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, वह बीमार है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और जो दैट में लगाया, दैट कंजक्शन के रूप में हमने लगाया वो की, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, आपने लिखा कि वाट मीन्स की क्या। आपने लिखा किसी सेंटेंस को वेयर से जोड़ा, तो वेयर का मतलब वैसे कहाँ होता है, लेकिन जब भी हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो की कहाँ से अर्थ निकालते हैं। हमने लिखा वेन, वेन का अर्थ क्या होता है, कि कब होता है, आप जानते हो। हु मीन्स कौन होता है, लेकिन जैसे ही आप वाक्य में उसको लिखेंगे तो हो जाएगा कि कौन। हुज माने आपका देखा कि किसका होता है, लेकिन आप बोलोगे कि किसका। हुम माने किसे होता है, तो हुम मीन्स बोलोगे कि किसे। ठीक है, तो ये आपका नाउन क्लॉज होगा। नाउन क्लॉज में हम दो क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ऐसे वर्ड से जोड़ेंगे जिसका हिंदी अर्थ हमेशा का से ही शुरू होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउन क्लॉज में हम का से शुरू होने वाले शब्द से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में जा से शुरू होने वाले शब्द से जोड़ते हैं। इसमें जैसे दैट मीन्स आपने यहाँ पे लिखा की, लिखा नाउन क्लॉज, की लगाओगे तो नाउन क्लॉज होगा और दैट मीन्स हो जाएगा जो। ठीक है, आपने यहाँ वाट लिखा, वाट मीन्स इसमें लिखा आपने कि क्या, यहाँ हो जाएगा जो या जो कुछ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने वेयर मीन्स की कहाँ लिखा, वेयर मीन्स क्या लिखा, कि कहाँ, यहाँ हो जाएगा वेयर मीन्स जहाँ। जैसे आपने देखा वेयर का है
कि मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। तो दिस सेंटेंस विल बी नाउन क्लॉज, करेक्ट। और मैं कह दूं कि मैं जानता हूं जहां वह रहता है। आई नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूं जहां वह रहता है। इन दो सेंटेंसेस को जहां वर्ड ने जोड़ा, इसने जोड़ा तो ये कहलाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। आपने लिखा वेन। वेन मीन्स होता है कि कब, लेकिन कि कब होता है नाउन क्लॉज में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, जब, है ना। मैं जानता हूं जब वह आएगा। मैं जानता हूं जब वह आएगा, तो जब हो गया, ठीक है ना। और एडजेक्टिव क्लॉज में हो गया। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं जानता हूं कि वह कब आएगा, तो कि कब के लिए आपका क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। समझ गए। व्हेन दोनों के लिए है, लेकिन जब का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज और कि कब का मतलब हो गया नाउन क्लॉज। जैसे हु मीन्स आपने इसमें लिखा कि कौन, यहां हो जाएगा जो, सजीव के लिए होता है जो, है ना। मैं नहीं जानता हूं कि कौन आया, कि कौन तो नाउन क्लॉज हो गया, है ना। वह एक अंधा आदमी मेरे घर आया जो मेरा रिश्तेदार है। एक अंधा आदमी मेरे घर आया, तो मेरे घर आया कौन आया, जो मेरा रिश्तेदार था। तो जो के लिए आपने देखा यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, कि कौन लगाया तो जो हो गया। हुज में आपने देखा इसमें लगाया कि किसका, इसका हो जाएगा जिसका। होम मीन्स इसमें लगाया कि किसी नाउन क्लॉज में, तो एडजेक्टिव क्लॉज में होम का क्या हो जाएगा, जिसे। विच इसमें लगाया नाउन क्लॉज में, जब आप विच लगाओगे तो हो जाएगा जो, निर्जीव के लिए, वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में हो जाएगा जो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, विच माने नाउन क्लॉज में क्या हो जाएगा, विच मीन्स कि कौन सा, विच मीन्स हो जाएगा कि कौन सा। कुल मिलाकर इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, पहले शॉर्ट में, डिटेल में जाने से पहले ये समझ लीजिए कि नाउन क्लॉज में हम दो क्लॉज को ऐसे वर्ड से जोड़ेंगे जो आपका का से शुरू होगा, और एडजेक्टिव क्लॉज में दो क्लॉज को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे कनेक्टर से जोड़ेंगे जिसका अर्थ जा से शुरू होगा, ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से आप एडवर्ब क्लॉज में देख लीजिए। ये आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ मैं अभी कि शॉर्ट में आप इनको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ताकि बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आइए एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उनका टाइम बताना है, प्लेस बताना है, कंडीशन बताना है, रीजन बताना है, ठीक है। तो आप प्लेस, कंडीशन, रीजन पर मत जाइए, अभी आप शॉर्ट में उसके सीधे कंजक्शंस का देख लीजिए। एडवर्ब क्लॉज में दो क्लॉज को, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं। वो कौन कौन से कंजक्शन हैं इनको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए टाइम बताना है तो व्हेन भी लगाएंगे आप, ठीक है ना। आफ्टर, बिफोर, वाइल, ये सब क्या है, ये कंजक्शन है, ठीक है। स्थान बताना है तो बोले वेयर, है ना, बता देंगे नहीं। कंडीशन बताना है तो इफ़ मीन्स यदि, आप इन केस भी लगा सकते हो ना, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि, कारण बताना है तो बिकॉज लगाएंगे। तुलना करना है तो देन, THEN, देन। सो एज का भी प्रयोग कर सकते हो ना, और सो दैट का भी प्रयोग कर सकते हो, इतना कि कर सकते हो ना। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब देखें आप, ये आपका शॉर्ट में हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये चीज़ पाई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर आर मोर देन 2 क्लॉजेस, बट प्रिंसिपल इज ओनली 1 क्लॉज इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक होगा, इसके बाद जितने भी होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। और आपको ये बता दिया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के हमेशा पहले ही कंजक्शन आता है, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कभी कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो जब आप दो क्लॉजेस का हिंदी में अर्थ निकालेंगे और हिंदी में अर्थ निकाल कर के जब ये जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड इनको जोड़ रहा है,
तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो उसी प्रकार से जैसे ही जोड़ोगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस सेंटेंस के पहले आ रहा है ये वाला कंजक्शन, तो ये डेफिनेटली आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यही है। क्योंकि बिना हिंदी में अर्थ निकाले हम लोग इन वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, प्रयास करें कि हम इन कंजक्शंस वगैरह को सबको रट लें और जब हिंदी में अर्थ निकाल कर ही इन कंजक्शंस को जोड़ें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक एक क्लॉज विधिवत जानकारी करते हैं। नंबर 1 में है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज को हमेशा ऐसे वर्ड से जोड़ते हैं जिसका जो का से शुरू हो। किससे शुरू हो? का से शुरू हो। जैसे आपने लिखा दैट मीन्स की, वाट की क्या, ठीक है, वेयर की डैश कहाँ, इसमें भी डैश लगा है, ठीक है, व्हेन की कब, ठीक है, हाउ की कैसे, ठीक है। कुल मिलाकर इनका अर्थ कैसे निकलेगा? का से निकलेगा। यानी नाउन क्लॉज जब भी बनाएंगे आप तो हिंदी में जब इनका अर्थ निकालेंगे तो ऐसे शब्द से जोड़ेंगे जिनका अर्थ का से शुरू होगा, ठीक है। जैसे अब आप देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज है, जिस वर्ड से भी जोड़ेंगे, चाहे वो आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, का से ही शुरू होगा उसका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे उन्होंने कहा कि आई नो, KNOW, आई नो फुल स्टॉप, ठीक है, ही लिव्स, लीजिए, मैं जानता हूं वह रहता है, ठीक है। अब इसको अगर आपको नाउन क्लॉज से बनाना है, आई नो, मैं जानता हूं वह रहता है, मैं जानता हूं, ये तो बिल्कुल क्लियर बात हो गई। मैं जानता हूं, ये अधूरा नहीं है। मैं क्या जानता हूं? कि वह कहाँ रहता है। तो आपने क्या किया, इसको, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ही होता है किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित होना। आश्रित उपवाक्य उसको हिंदी में कहते भी हैं। आपने बनाया आई नो कि कहाँ, ये आ गया वेयर ही लिव्स। आप ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले हमेशा कंजक्शन का प्रयोग होता है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज ये मुख्य उपवाक्य होता है, ये बिल्कुल फ्री है, इसको किसी भी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना प्रिंसिपल क्लॉज के अधूरा होता है। ये है जो कि हमेशा दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है। आप इसको देखें, आपसे कोई कह दे कि टेल मी फुल स्टॉप वेयर इज शी, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिएगा, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब भी आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलेंगे यानी नाउन क्लॉज में बदलेंगे तो ये आपका कंजक्शन का जैसी काम करेगा तो ये सेंटेंस सिंपल हो जाता है। क्या बनेगा? टेल मी, आपने वेयर को जैसी कंजक्शन लगाया सी इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी के बाद इज आ जाएगा और ये आपका कंजक्शन का काम करेगा। करेक्ट? टेल मी वेयर सी इज, मुझे बताओ कि वह कहाँ है। लेकिन अर्थ कैसे निकलेगा? का से निकलेगा। तो जब भी आप दो क्लॉज को जोड़ेंगे और ऐसे वर्ड से जोड़ें जिसका अर्थ का से शुरू हो तो आपका वो नाउन क्लॉज कहलाएगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला नियम कहलाएगा। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा होता है, चूँकि सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार से बनता है, एक नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहला हमने क्या पढ़ा? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में हमने देखा का से शुरू होता है। दूसरा पढ़ना हमें एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे शब्द से जोड़ते हैं जिसका अर्थ जा से शुरू होता है। कैसे होता है? जा से। नाउन में जोड़ा हमने की, कब की, क्यों की, कहाँ की, किसने की, क्या की। इसमें आ जाएगा जब, जिसने, जो, जहाँ।
इसमें जा से शुरू होगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जो नाउन क्लॉज होगा वो नाउन की तरह काम करता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, ठीक है। लेकिन हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जितने भी होते हैं वो उसके कंजक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे आते हैं, जैसे नाउन क्लॉज में देखा, अब एडजेक्टिव में देख लीजिए। देखिए जैसे द पेन इज माइन फुल स्टॉप, इट इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। द पेन इज माइन, वह पेन मेरा है, इट इज़ ऑन द टेबल, मेज पर है, यानी ये मेरा पेन है जो मेज पर है, जा से अर्थ निकला तभी तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। तो देखिए द पेन इज माइन विच, बेजानदार वस्तु के लिए विच लगाते हैं, विच इज ऑन द टेबल, आपने ऐसे देखा। अब देखिए नाउन क्लॉज में हमने जैसे दैट का मतलब निकाला था की कहाँ, की किसने, और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या करेंगे, दैट का मतलब उन्होंने कहा दैट मीन्स जो का अर्थ निकालेंगे। वेयर, नाउन क्लॉज में की कहाँ निकाला था, यहाँ हो जाएगा जा से निकालना है तो जहाँ। व्हेन, व्हेन का मतलब जब, ऐसे ही है ना। हु का मतलब इसमें की कौन निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे हु मीन्स जो। हुज, जिसका। विच, समझ गए, जो। लेकिन हु है सजीव के लिए, विच आएगा निर्जीव के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी कि जब भी दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के नाउन क्लॉज से बनाएंगे आप तो अर्थ निकलेगा का से, जिस शब्द से भी जोड़ेंगे आप। और एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि जिस शब्द से आप जोड़ेंगे दो वाक्यों को उसका अर्थ निकलेगा जा से, ठीक है। जैसे मैंने से बताया कि कब, की कहाँ, की किसने, तो यहाँ अगर की कहाँ है तो यहाँ जहाँ, कहाँ का जहाँ, कब का जब, समझ गए, की कौन का जो, कौन सी का जो। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। अब बारी आती है इसमें तीसरा होता है क्या, एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के आप एक एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में क्या है, इसमें कंजक्शन होते हैं। इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं वो आपका काम करते हैं कंजक्शन का। इसमें कंजक्शन होते हैं, ठीक है। और ये कंजक्शन का जब आप प्रयोग करते हो, ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज में कहीं टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए, है ना, वैल्यू, ये सारी चीज़ें अलग अलग, कंपैरिजन, तुलना बताने के लिए आप उनका प्रयोग करते हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो इसमें कुछ कंजक्शंस का प्रयोग होता है उनको हमें देखना पड़ता है, और वो हमें देखना है कि हम लोग इन कंजक्शंस का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। आपने देखा इसमें मैं बता रहा हूँ एडवर्ब क्लॉज में से टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए आपको हमेशा बहुत से होते हैं, उन्होंने कहा एज सून एज, एज सून एज, ठीक है। टाइम बताना है तो आपका व्हेन, व्हेन भी टाइम बताएगा टाइम, ठीक है। आपको टाइम बताना है, व्हाइल भी बताएगा टाइम, आफ्टर भी बताएगा टाइम, बिफोर भी बताएगा टाइम, ठीक है। आपको प्लेस बताना है, स्थान, स्थान के लिए केवल आप इस्तेमाल करते हैं वेयर या वेयर एवर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको रीजन बताना है, कारण, रीजन, रीजन के लिए आपने कहा बिकॉज लगा दो, बिकॉज माने क्योंकि, कारण इसी से बताते हैं। उन्होंने कहा आपको अब कंडीशन बताना है, कंडीशन के लिए आपने इफ़ लगा दिया। कंपैरिजन बताना है, सो एज लगा दिया, ऐसे ही होता है ना। आपको पता चला रिजल्ट बताना है तो सो और दैट लगा दिया, ठीक है। और अगर आपको मैनर बताना है तो एज फॉर एज लगा दिया, एज फॉर एज। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे कंजक्शंस को का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। जैसे देखिए अब इनको हम एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं एक एक एग्जाम्पल को, ज़्यादा नहीं तो एक एक तो देख ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने इसमें बताया उनकी बिकॉज लगा दो, सो दैट लगा दो, दैट लगा दो, आफ्टर लगा दो, बिफोर लगा दो, व्हेन लगा दो, वेयर लगा दो, ठीक है। ये जो एडवर्ब, जितने भी एडवर्ब बताएं,
एडवर्ब की तरह चूँकि काम करना है इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। उन्होंने कहा आई कैन नॉट गो टू स्कूल फुल स्टॉप, आई एम इल, ठीक, मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, मैं बीमार हूं। अब गौर करना है इसमें मैंने बताया कि आपका समय बताने के लिए अलग है, प्लेस बताने के लिए अलग है, कंडीशन बताने के लिए अलग है, रीजन बताने के लिए अलग है, सब मैंने अलग अलग बताए। इसमें देखिए मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं जा सकता हूँ, कोई कारण होगा, तो रीजन क्या है, आई एम इल, ठीक। तो कारण बताने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, बिकॉज, क्योंकि। आपने ऐसे लगाया सीधे कि आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज आई एम इल, आई एम इल। अब आपने देखा कि दो सेंटेंसेस को हमने इस बिकॉज नामक कंजक्शन से जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हुआ, ये एडवर्ब बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज के आपको कुछ कंजक्शंस को बिल्कुल रटना पड़ेगा, वो आप नोट करके उसको जरूर रटिएगा। अभी तो मैं इसको केवल बताता जा रहा हूँ आप लोग को, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके ही हमें इसे बनाना पड़ता है। अब बच्चों पहले कंपाउंड को शॉर्ट में समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस, आपको मैंने अभी बताया कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, शेष कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके ही दो सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है कंपाउंड सेंटेंस में कॉमुलेटिव कंजक्शंस हैं, ये जोड़ बताने वाले होते हैं, ठीक है। जोड़ बताने वाले कंजक्शंस में जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ये डैश लगा है बीच में, ठीक। दूसरा होता है इसका अल्टरनेटिव कंजक्शन, ये विकल्प बताने वाले होते हैं। विकल्प बताने वाले कंजक्शंस में आपने देखा कि आइदर और एक कंजक्शन, नाइदर नॉर, ना तो ना, इनकी हिंदी भी समझ लीजिए, ईदर और का मतलब है या तो या, नाइदर नॉर, ठीक है। इसमें आपका नॉर यानी और नॉर भी आप अलग से लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। तीसरा होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन यानी जहाँ पे विरोध बताने वाली बात हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका स्टिल, तो भी या फिर भी, बट, लेकिन, स्टिल का मतलब भी, यट, स्टिल एक ही चीज़ है, वाइल जबकि, हाउएवर तो भी या फिर भी। चौथा होता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है ये परिणाम बताने वाले होते हैं। क्या होते हैं, परिणाम बताने वाले होते हैं, ठीक है। सो आता है इसके अंतर्गत, जहाँ भी परिणाम की बात आएगी सो मीन्स इसलिए, देयरफॉर, इस प्रकार, ठीक है। और रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का देखा शॉर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बारी बारी एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शंस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये सारे कंजक्शंस आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम एक एक करके ना बताकर अब हम ये बताएंगे सीधे कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कैसे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके ही हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाते हैं, ठीक है। और तो इस कंपाउंड सेंटेंस में इसमें तो चूँकि 5 तरीके से कंजक्शंस का प्रयोग दिया है, लेकिन अगर आप ये 5 तरीके के याद रखेंगे तो आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने में आप भ्रमित होंगे,
इसलिए आप कोशिश ये करें कि कंपाउंड सेंटेंस का नाम दिमाग में रखते हुए कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको रट लेना है कुछ शब्दों को, जैसे कि मैंने इसमें बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कि आपका यट, बट, सो, ठीक है, आइदर, और, NEITH, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, है ना, और आपका इधर एक रट लीजिए अदरवाइज, ठीक है, बोथ, एंड, इस तरीके से, यानी इस तरीके से रख लीजिए यट, बट, सो, आइदर, और, नाइदर, और, नॉट ओनली, बट आल्सो, अदरवाइज। आप अगर इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को रट लेते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की केवल इतनी ज़रूरत है कि हम दो सेंटेंसेस को देखें, अगर वो कहता है कि इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाइए तो हम सीधे कंजंक्शंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि आप इसके अल्टरनेटिव बताइए, कॉम्युलेटिव बताइए, एडवर्सेटिव बताइए, इलेटिव बताइए। इस प्रकार से आपको कोई कंजंक्शंस नहीं पूछेगा। ठीक है, कि आप इसमें इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करिए या एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करिए। ठीक है, या आपसे कहे कि भैया इसमें तो आप अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, साथ साथ में आप देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग होता है, जो अभी हम लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग कर चुके हैं। इसका रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का भी ध्यान देना पड़ेगा, चूँकि रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके भी हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, यानी हमें इन आपके रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक एक सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे देखिए, अब अगर दो सेंटेंसेस आपके सामने दिए होंगे तो आप जैसी अर्थ निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में ये कंजंक्शन आ जाएगा, ये कंजंक्शन आपका ऑटोमेटिक ही दिमाग में आ जाएगा। जैसे देखिए, आपने देखा कि आप किसी को भी ले लो, ठीक है, कि मैं आई एम इल, फुल स्टॉप, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ये वही सेंटेंस है जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स में बनाया था। मैं बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं। मैं बीमार हूं, घुमा दो, इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। मैं बीमार हूं ना, इसलिए मैं स्कूल, तो आपका सो आ गया कि आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल। आपने देख लिया। अब आप एक बात और ध्यान दो कि अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हो जाएगा। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, पलट दो, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता हूँ, तो कारण पता चल गया, क्योंकि मैं बीमार हूँ। बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है ना। अब ये आपके जो डबल डबल वर्ड के कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइदर और नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो अदरवाइज। ठीक है, इसमें आपने देखा आइदर और, जैसे उन्होंने कहा यू आर ए टीचर, ठीक है, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, फुल स्टॉप, यू आर ए डॉक्टर। तुम एक अध्यापक हो, तुम एक डॉक्टर हो। तो अगर हमें नकारात्मक जवाब देना है तो नॉट, नाइदर और आइदर, नाइदर नॉर को लगा दें। भाई इनकी हिंदी होती है नाइदर मीन्स ना तो, नॉर मीन्स ना, कि ना तो तुम एक अध्यापक हो ना एक डॉक्टर हो, ऐसे बना सकते हो आप, जोड़ दोगे। हमने कहा कि यू आर ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर,
तुम एक टीचर हो, तुम एक डॉक्टर हो। तो ना तो तुम एक टीचर हो ना एक डॉक्टर, ठीक है। ऐसे में क्या है कि ये दो तरीके से देख लो इसको, सीधे सीधे आप पहले यहीं से जोड़ लो, सीधे दो तरीके से कि यू आर नाइदर ए टीचर, ऐसे कर दो, नाइदर ए टीचर नॉर ए डॉक्टर, ठीक है। या फिर आप इसको आगे लगा दो, क्या कि नाइदर यू आर ए टीचर नॉर ए डॉक्टर, नॉर ए डॉक्टर। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि ये हमने क्या किया, इसको दोनों तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने सिंथेसिस के विषय में पूरा पढ़ा, ठीक है। सिंथेसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, आप सभी लोग जानते हो बच्चों। इसमें हम लोगों ने सिंथेसिस में पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस का बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाना, कंपाउंड सेंटेंस का बनाना, है ना। सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को बना करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने 8 नियमों का इस्तेमाल किया। पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके, एडवर्ब का और कंजंक्शन एंड का। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों ने 3 पढ़े कि उसमें चूँकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, शेष उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, आश्रित उपवाक्य। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम 3 तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक नाउन क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक एडवर्ब क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज, ये हमेशा एडवर्ब का काम करता है। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ करके ही हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप ये आपको बेटा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग ऐसे ही एक लंबी क्लास के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।